हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूषा अल्तायरी एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा मोहब्बत की 17th एपिसोड। अभी तक तो नॉवल काफ़ी अच्छा जा रहा है और जो कल मैंने एंड करा था जहाँ पे नॉवल, वो भी काफ़ी मज़े का था। ठीक है, अब बाकी काम स्टार्ट करते हैं। क्या रिपोर्ट है इस हफ्ते की कैफ की? अपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसने वहां मौजूद केयर टेकर से पूछा, जिसको वो पिछले कुछ दिनों से अपॉइंट करके गया था। इनकी मेंटली हालत बहुत बेहतर हो रही है, साथ में वो खुद भी अपने बॉडी पार्ट्स मूव करने की कोशिश में होते हैं। एक दो बार इन्होंने अपने हाथ की उंगलियां हिलाने की कोशिश भी की है और पलकों में जंबिश भी आई है। वो मुअद्दब सा खड़ा सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। वो वाकई अब बेहतरी की जानिब आ गया था। उसका दिमाग अब सब सुनने समझने की सलाहियत रखता था। तभी वो उठने की कोशिश भी करता था, लेकिन 2 माह ऐसे ही बेड पे बैठे उसकी बॉडी पैरालिसिस का शिकार थी, तो सब इतनी आसानी से होना नामुमकिन था। डॉक्टर आ रहे हैं चेकअप करने। फाइल रखते उसके सरहाने के करीब ही बैठा पूछने लगा। हाँ जी, 2 दिन बाद जरूर चक्कर लगा रहे हैं। अजहर साहब और आमिर साहब भी यहाँ ही होते हैं। आप बेफिक्र रहें सर, वो मजीद उसको बताने लगा, जिस पर जहांगीर को तसल्ली मिली। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि उनके लिए एक फिजियोथेरापिस्ट को रखा जाए जो बाकायदा इनकी बॉडी मूवमेंट को जज कर सके। डॉक्टर की हिदायत याद आने पे वो जल्दी से मु- बोला, मुबादा कहीं भूल ही ना जाए। ग्रेट, माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अरेंज करता हूँ इसका भी। उसकी कंडीशन के बारे में जानता वो मसरूर हुआ था। अब बस जल्द जल्द वो इस इंतजार में था कि कब वो अपनी आंखें खोलता, मुकम्मल होशो हवास में आता था। उसकी नज़र में एक फिजियोथेरापिस्ट था कोई, अब उससे बात करनी थी कि वो मान जाए कैफ के पास रहने को दिन में, बाकी रात में तो अजहर साहब तो होते ही थे यहाँ। क्या हो गया है आपको जो मुझसे छुपती फिर रही हैं आप? जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां से दुआ के कपड़े लेते बाहर जाने लगी थी कि उसकी पुकार पे वो नासमझी से देखने लगी। भला वो कब उससे भागने की कोशिश में थी? मैं कब आपसे छुप रही हूँ, आपके साथ ही होती हूँ। उसकी बात पे वो बुरा बुरा मुंह बनाते कहने लगी थी। साथ होती हैं, पास नहीं। एक ही जिस्म में अपने करीब खींचता वजूद का हिस्सा बना दिया कि वो बौखलाती अपनी धड़कनों को शुमार करने लगी। अब क्या हो गया है आपको? सब घर पे मौजूद हैं। उसके असार को खोलते उसने बाहर जाना चाहा, जब वो ऐसे ही अपने असार में लेता खुद ही दरवाजा लॉक कर गया, जिसपे उसकी आंखें हैरत के मारे खुल गईं। मात क्या हरकत है ये? अभी मुझे काम है बहुत। उसको आंखें दिखाती वापस जाने को थी कि कपड़े उसके हाथ से लेते सोफे पे रखा। अमाद, उसको अचानक वो बाजू में भर गया कि वो बौखलाती चीख उठी। वैसे आप भी अजीब हैं बहुत। दूसरों के सामने शिकवे शिकायत करती रहती हैं कि आपका शौहर, यानी मैं, ख्याल नहीं रखता, प्यार नहीं करता, और जब करने पे आता हूँ तो अमाद। उसके करीब ही नीम दराज होता, हाथों को लबों से लगाता, तीखी नजरें करता, उसकी कल की कही बात पे चोट करने लगा जो वो दीजान के पास बैठी शिकवे कर रही थी। हटे पीछे, ये कोई वक्त है? वो हंसती उसे दूर करने लगी, जो उसपे अमात मजीद करीब हुआ। लो भला, प्यार का भी वक्त होता है? ये हर पल हर वक्त होता है, मखमूल लहजे में कहता एक सुरूर भरपा कर गया। रोमांटिक हो रहे हैं। गुल नजरें उसके हाथ पे जमाते मुस्कुराहट दबाते कहने लगी, तो उसकी हाथों की मोमी उंगलियों को लबों से लगाते आंखें मीचते अजबात में सर हिलाया। फिर मासूमियत से आंखें वाह करते उसके खूबसूरत नकूश को नजरों से छूने लगा कि हर तरफ जैसे गुलाब सा रंग बिखर गया। अपनी गुर्बत की रंगीन तितलियां उसके रुखसारों पे देख वो लहजे में कुछ खुमार लिए उसके कान के करीब झुका था। उसकी सरगोशी सुनते वो हैरत से आंखें फैला गई। बताएं, कह के वो उससे हल्का सा दूर होते आंखों में शरीर से चमक लिए पूछने लगा, ये किस वक्त फरमाइश कर रहे हैं आप मुझसे? हटें। की बात पे वो ना चाहते हुए भी हंसती गुलाबी रुखसारों से पीछे हटाने लगी। फरमाइश का भी कोई वक्त होता है भला? उसको उठने की तैयारी करते देख उसकी जानिब झुका। अच्छा, मुझे उठने तो दें, काम है बहुत। इस मौजू से भागने को वो बात बनाने लगी। जाएं अब। एक दो शौक सी बेबाक जुसारत करता वो मजे से पीछे हटा और जाने की इजाजत देने लगा। कितने बुरे हैं आप? अपना तनफ्फुस संभालती अनारी गुलाबी गाल लिए उसको खफगी से देखती उठी और कंधे पे एक चिपत रसीद की। आईने के सामने खड़े होते उसने अपने रुखसार को देखा, जहाँ उसके दांतों के निशान वाज़ा थे। नवाजिश, वो शरारतन कहता उसके पीछे ही उठा और आईने में अपना उसका मुकम्मल अक्स देखते वही निशान पे चाहत से लब रखे। दुआ किधर है? कबर्ड खोलते उसने पूछा और अपना कोई इस्त्री शुदा सूट देखने लगा। वो अभी आई थी स्कूल से और दीजान के पास बैठी नखरे दिखा रही है। उसी के कपड़े ही लेने आई थी मैं। चेहरे पे हल्की सी बेस लगाती उस पे ब्लश ऑन लगाने लगी।
हाँ, मैंने खुदाबख्श को कहा था लाने को। कबर्ड से ग्रे रंग का शलवार सूट निकालते उसको बताने लगा तो अपना काम रोकती गुल ने वो सूट उसके हाथ से लेते वापस रखा और ब्लैक रंग का निकाल के दिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं आपको, पहले ही काफी लगा था। ब्लश ऑन लगाते देखो आंख दबा के कहता सूट लेता वॉशरूम में चला गया। हाँ, ये जो करके गए हैं ना, फिर इसकी वजाहतें करते बाहर आगे। रुखसार पे निशान की तरफ इशारा करते वो तंजिया कहने लगी तो वो हंसने लगा। बेगम प्यार की निशानी देके गया हूँ आपको। अंदर से उसकी संजीदा सी आवाज भरी उभरी तो वो खफगी से दुआ के कपड़े उठाती बाहर निकल गई कमरे से। इतनी देर लगा दी आने में। दीजान के कमरे में अभी वो दाखिल हुई थी कि ताईजान ने पूछा। जी बस वो अमाद को कपड़े दे रही थी निकाल के, आम से लहजे में कहती वो दुआ का दीजान के पहलू से उठाने लगी जो उसका मोबाइल पकड़े उसमें गेम खेलने में मसरूफ थी। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। दुआ को बुलाते उसके कपड़े चेंज करने लगी तो अचानक ठिठक के रुक गई। आपको तो बुखार है, वो भी इतना तेज। उसके माथे को छूते वो मुतफक्किर होते बोली तो दीजान ने भी परेशानी से देखा। हाँ, इत्थे बैठी थकी थकी लग रही थी। दीजान ने अपने पास बिठाते फिक्रमंदी से कहा तो ताईजान जल्दी से बाहर गई। इधर दादो के पास ही लेट जाओ, मैं अभी कुछ हल्का फुल्का बना के लाती हूँ, फिर शाम को बाबा के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। उसको चेंज करवाते वहीं पे लिटाती बोली। नहीं, ये नहीं देना, लेट के देखूंगी तो सर दर्द होगा। उसके मोबाइल मांगने पे वो झड़कती हुई लिहाफ ओढ़ने लगी। तभी कमरे में रफाकत खान दादाजान दाखिल हुए। क्या हुआ है हमारी बेटी को? गुल की बात सुनते वो पूछते दूसरी साइड पे आते दुआ का माथा चूमा छुआ। पता नहीं, अचानक से बुखार हो गया। स्कूल जाते तो ठीक थी, अभी चेक किया तो बुखार में तप रही है। गुल परेशानी के तासुरात चेहरे पे लिए बताती उसके कपड़े उठाते साइड पे रखती खुद भी बैठ गई। ताईजान कमरे में आई तो उनके हाथ में सिरप था। ये इसको एक चम्मच पिलाओ। जब हयाम की तबीयत खराब हुई थी तो उसकी दवाई मंगवाई थी, तब खुदा बख्श ये बच्चों वाला सिरप ले आया था। ये ठीक है, इसको एक चम्मच पिला दो। हाथ में पकड़ा सिरप गुल को थमाते उन्होंने कहा तो बात में सर हिलाती उसको पिलाने लगी। अमाद कहाँ है? दादाजान ने पूछा। वो शायद कहीं जा रहे हैं, अभी तो रूम में तैयार हो रहे थे। बुला के लाऊं क्या? गुल बताती उनसे पूछने भी लगी। नहीं नहीं, अभी खुद ही आ जाएगा, तुम दुआ के पास बैठो। वो कहते खुद ही कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्हें अमाद नजर आया। कब तक आओगे वापस? दादाजान को तैयार देखते पूछने लगे। बस थोड़ी देर का काम है, जल्दी वापसी होगी मेरी। शाल खुद से सही करता बताने लगा। अभी वो शहर जाने वाला था कि कैब की खैरियत भी मालूम कर लेता और साथ ही जहांगीर के साथ कुछ केस का काम था, वो जल्द ही निपटा के वापस आना था उसने। दुआ की तबीयत नहीं ठीक, अभी तो उसको दवाई दी है तो शाम में उसे डॉक्टर के पास ले जाना। अभी तो डॉक्टर भी नहीं बैठी होगी। दादा ने जैसे ही बताया उसके तासुरात परेशानी में तब्दील हुए। क्या हुआ उसे? मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। वो पूछता उनके बताने पे लीजान के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो गुल की गोद में सर रख के आंखें मूंदे लेटी थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? वो मोहब्बत तो मुतफक्किर हुए उसके पास आता परेशानी पे लब रखता गोया हुआ। बुखार हो गया है, अभी सोने के लिए लेटी है, शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे। गुल ने बताया तो अमाद ने सर हिलाया। परेशान न होना, मैं बस 3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। मैं डॉक्टर को कॉल भी कर देता हूँ। वक्त वक्त देखता बताने लगा। उसका जाना जरूरी था, वरना वो अभी दुआ को अपने साथ ले जाता। आप आराम से जाएं, बस दवाई दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। गुल ने मुस्कुराते कहा तो वो सर हिलाता अल्लाह हाफिज कहता वहां से निकला। इधर ही लेट जाओ उसके पास तुम। ताईजान ने कहा तो गुल ऊपर चढ़ती दुआ को अपने साथ लिपटा के लेट गई और उसे अच्छे से कवर किया। हाँ, घर ही हूँ, आ जाओ। ठीक है। हाँ, घर ही हूँ, आ जाओ। ठीक है। नहीं, ऑफिस चक्कर ना लगाना, वो मैं सुबह हो आया था, बस यहीं आ जाओ। फोन पे बात करता वो किचन में दाखिल हुआ जहाँ कंधे पे दुपट्टा लटकाए खाने का बड़ा चम्मच निकाले नमक चेक कर रही थी। पास होते उसने अचानक बालों से कैचर निकाल दिया जिससे बाल उसकी कमर पर बिखर गए। ओहो, ये क्या हरकत है? एक हाथ में चम्मच दूसरे हाथ में ढक्कन पकड़े वो माथे पे बल लिए बोली। पानी पीते उसने आँख के इशारे से खाने पे तवज्जो करवाई कि इधर देखो कहीं जल न जाए। क्या हुआ? दूसरी तरफ दूसरी तरफ हयाम की गुस्से से भरी आवाज सुनते अमाद ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है तुम्हारी भाभी। कोई मिलता नहीं ना यहाँ तो कुछ से बातें करती रहती। किचन से बाहर निकलते आसिम की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो हैरानगी से मुंह खोल गई कि वो उसे पागल कह रहा था। वो भी जाने किससे बात करते। अब ये बाल भूत आके बांधेगा ना मेरे। उसकी गोहर पेशानी सुनते वो गुस्से से पीछे से सुनाने लगी। खाना तैयार है, अमाद भाई यहीं आ रहे हैं। वो डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप रखे कुछ काम करने में मसरूफ था। जब वो टिश्यू से हाथ पहुंची उसके करीब ही कुर्सी पे बैठी थी।
यही आ रहा है। तुमने असाइनमेंट मेल कर दी मुझे? ग्लासेस लगाए वो मसरूफ से उससे पूछने लगा था। आज इत्तेफाकन उसने स्वेटर पहन रखा था, साथ ब्लैक जीन्स। हयाम ने इस तरह पहली बार देखा था, और बिला शब्बा वो उसे बहुत वजीहा लग रहा था, जिसका इजहार तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। नहीं, लठ मार लठ मार अंदाज में जवाब देती उसकी पहुंच से पहले उठने को थी, जब यकलख्त उसकी कलाई को थामता वापस कुर्सी पे बिठा गया था। वजह? सबकी मेल्स आ गई हैं मुझे, तुमने क्यों नहीं भेजी? वो माथे पे हल्की सी शिकन डाले पूछने लगा, जिस पे हयाम ने आंखें घुमाई। आप घर पे थे? वो आबरू उचकाए उल्टा सवाल करने लगी, आंखों में उलझन लिए वो देखने लगा। इससे मेरा घर पे रहने से मतलब? क्या तुमने ये सर्वे मुझसे करना था? वो नासमझी से पूछने लगा। सर्वे आप सर्वे से आपका मतलब नहीं था, लेकिन मुझे इस सर्वे के लिए बाहर ले जाने में आपसे मतलब था। अब घर बैठे तो मैं बच्चों से गैबी तौर पे इनकी स्टडी का पूछ नहीं सकती ना। जाहिर सी बात है मुझे जाना था। वो दूबदू उसको जवाब देने लगी, जिस पे जहांगीर को वाकई अपनी गलती नजर आई। तो तुम्हें ये सब पहले नहीं याद आया? फिर उल्टा बात उसी पे ले आया। सॉरी सर, मेरे शौहर को घर बैठने की फुर्सत नहीं थी। इसीलिए मैं उन्हें बताते बताते रह गई। वो भी जताती हुई कहने लगी तो जहांगीर के लबों के गोशे पे मुस्कुराहट अपनी छाप दिखाते फौरन गायब हुई। थोड़ा बहुत जितना आइडिया है वो करो, और और अगर मजीद ज़रूरत पड़े तो यहाँ एक दो फैमिलीज को जानता हूँ, उनके बच्चों से काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। वो उसे एक दो फ्लैट छोड़ के फैमिलीज का बताने लगा जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, और उसकी असाइनमेंट भी यही थी कि बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस जाके सर्वे करें। ओके, अब तो शाम होने वाली है तो कल जाऊंगी। उसकी बात पे वो मशहूर होती सा रिला गई, वरना सबके सामने उसने इंसल्ट करने में कोई आर भी महसूस नहीं करनी थी। सुबह तो हमने जाना है आपकी दोस्त की तरफ, वो याद दिलाने लगा। वो हमेशा उसे तपाने जलाने के लिए आप जनाब इस्तेमाल करता था, और अब भी उसका कहने का मतलब यही था कि तुम फंस गई। कोई बात नहीं, आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो तब मैं उनकी तरफ चली जाऊंगी। वो भी फखर से सोचती बताने लगी। फ्राइडे को बच्चों को स्कूल से ऑफ नहीं होता, और जब वो घर आएंगे तब हम जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो माय डियर जोजा मोहतरमा, क्लास में सदा के लिए तैयार रहिएगा। वो मजीद तपाने के लिए उसको कहता मोबाइल पे कॉल आता देख उसके गाल को छूता उठा। पीछे वो उस मीसने की जानबूझ के प्लानिंग करने पे बेबस ही हो गई। अभी तो हमाद भाई आ रहे हैं तो कल जल्दी वापस आके मैं एक छोटा मोटा चक्कर लगाऊंगी। वो भी मुंह बनाते सोचने लगी, तभी वो वापस दरवाजा खोलते अंदर आया, साथ ही अमाद था। अमाद को देखते वो मुस्कुराती हुई उससे मिली। काफी दिनों बाद वो किसी घर के फर्द से मिल रही थी, तो अंदरूनी खुशी भी थी। कैसे हैं आप? गुलद्दी कैसी है? और दुआ बाकी सब? वो उससे मिलते ही सब के बारे में पूछने लगी। सबर करो हयाम, सब ठीक है, बस दुआ को बुखार था, यहाँ से जाते ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अमाद उसके सवालों की बौछार पे हंसता कहने लगा, तो जहांगीर के साथ हयाम भी परेशान हो गई। परेशान होने की बात नहीं, डॉक्टर को कॉल कर दी थी मैंने। वो दोनों को परेशान देखता बताने लगा, तुम मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं कैंसिल कर देता सब। जहांगीर संजीदा सा कहने लगा। थोड़ी देर में हयाम के साथ ही जहांगीर ने मिलकर टेबल सेट किया तो वो खाना खाने लगे। खाने से फारिग होते अमाद वही जहांगीर के साथ नाउच में बैठा किसी केस को डिस्कस करने लगा, और हयाम अपनी असाइनमेंट का सोचते हुए अपना लैपटॉप खोलते बैठ गए और यूट्यूब पे खुद ही मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस करते उनको ऑब्जर्व करने लगी कि सबके सामने इंसल्ट तो ना करे इसका नामी ग्रामी शोहर, कुछ तो हो उसके पास। इत्तेसाम से बात हुई थी मेरी, ज़्यादा तो नहीं, बस यही कि अकबर आजम अपना हल्का-फुल्का कारोबार करते थे, फिर जाने अचानक से कैसे उनका बिज़नेस एकदम से एनहांस हो गया, वो खुद नहीं जानता, और अचानक से उनके साथ ही रहना शुरू। अमाद उसे अपनी और इत्तेसाम की हुई मुलाकात के बारे में बता रहा था। असफान ने भी बताया था कि वो उसके सौतेले ताया अब्बू हैं। जहांगीर ने याद करते बताया, हाँ, और पहले भी पता ये इतने अमीर कभी नहीं थे जितने अब इन थोड़े सालों में हुए। वो गुल की पहली शादी का याद करते बताने लगा, तब भी वो ठीक ठाक अच्छे थे, लेकिन अब वो वाकई एक रईस फैमिली लगती थी। हयाम ने जब सनम से पूछा तो उसने भी यही कहा था कि वो अचानक से ही आ गए, पहले यहाँ नहीं रहते थे। ऐसे ही वो थोड़ी देर अपने काम को डिस्कस करने लगे तो शाम के 6 बजे अमाद ने जाने की इजाज़त चाही। पहुंच के बताना ज़रूर, जहांगीर ने रुखसत होते उसे कहा था, और साथ ही दुआ को डॉक्टर को दिखाने की सख्ती से ताकीद की, जिस पे वो हल्का सा मुस्काया। हयाम, खाना गर्म कर दो, कमरे में दाखिल होते एक नज़र उसे देखते कहा था, और खुद ड्रेसिंग में घुस गया। अभी तो खाया है,
آپ نے اب دوبارہ؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں بس ہلکی سی بھوک لگ گئی ہے، عام سے لہجے میں کہا اور منہ ہاتھ دھوتے اس کو کچھ کرتے باہر آیا۔ تھوڑا ٹھہر جائیں، رات کے کھانے کا وقت ہوگا تو اکٹھے کھا لیں گے، ورنہ رات کے 10 بجے پھر آپ کو بھوک لگ جانی۔ وہ واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پہ مرکوز کرتے کہنے لگی، بیگم جان میں نے سونا بھی ہے تو آپ بھی ایسا کریں، ابھی میرے ساتھ ہی کھا لیں۔ اس کے سامنے کھڑے کھڑے ہی اپنی شرٹ اتاردا ڈریسنگ سے جو شرٹ نکال کے لایا تھا پہننے لگا۔ حیام اچانک اس کی حرکت پہ سٹپٹا کے نظریں پھیر گئی اور بغیر کوئی مزید بات کہے اٹھ کے دوپٹہ سنبھالتی کچن میں کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ ابھی آپ نے کھایا تھا تو ذرا آرام سے کھائیں۔ اس کو مزید ایک روٹی کھاتا دیکھ حیام ٹوکنے لگی، یار صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا تو بھوک بہت تھی، اماد کے ساتھ بھی تھوڑا ہی کھایا اور اب زیادہ بھوک لگی ہے۔ وہ مزے سے کھاتا اس کو وضاحت دینے لگا۔ مزید 2 منٹ کھا کے حیام نے کھانے سے اپنے ہاتھ روک لیے، جس پہ اس نے بتایا کہ بھوک نہیں اب۔ جہانگیر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ برتن وغیرہ سمیٹتے فارغ ہوئی۔ اس سب میں اسے 7 ساڑھے 7 ہو چکے تھے۔ وہ مجھے پکڑا دیں۔ اپنی جگہ بیٹھتے اس نے جہانگیر کو لیپ ٹاپ پکڑانے کو کہا۔ سردی کم ہونے کے بجائے زیادہ نہیں ہو رہی یہاں؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا؟ حیام کھڑکی کی طرف دیکھتے تبصرہ کرنے لگی۔ دوسرے علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے نا، تبھی یہاں سردی مزید آ گئی اور بارش کے امکانات بھی بتا رہے ہیں۔ جہانگیر موبائل فون پہ کچھ ٹائپ کرتا اس کو بتانے لگا۔ گھر ایک چکر نہ لگا آئے ہم، میں اپنی کچھ چیزیں بھی لے آؤں گی، حیام نے کچھ سوچتے کہا۔ ٹھیک ہے، کمنگ منڈے کو چلیں گے۔ اگر کل صنم کی فیملی کی طرف نہ جانا ہوتا تو کل ہی لے جاتا۔ کوئی بات نہیں، منڈے کو چلیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو کام آ جائے۔ وہ ساتھ یاد کروانے لگی کہ اکثر تم ضروری کام کہہ کے گھر سے غائب رہتا تھا۔ ان سب میں مجھے اب سردی لگتی ہے۔ وہ اپنے پہنے سلیو لیس سویٹر کی جانب اشارہ کرتی بتانے لگی، میری چیزیں استعمال کرنے سے میں نے روکا تو نہیں؟ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے کہنے لگا، یونیورسٹی میں یہ سب پہنتے بہت ہینڈسم لگوں گی نا؟ وہ آنکھیں مٹکاتے معصومیت سے کہنے لگی، جبکہ لہجے میں چھپا طنز سمجھتے جہانگیر ہلکا سا ہنس دیا۔ اوکے زوجہ محترمہ، آپ کو شاپنگ کروا دیں گے کل ہی، وہ مانتے ہوئے کہنے لگا اور اپنی گلاسز اتارتے سائڈ پہ رکھی۔ شاپنگ پہ جانے کا نہیں کہہ رہی آصف، اتنے دن ہو گئے ہیں گھر والوں سے نہیں ملی میں۔ جہانگیر کو وہ ابھی چھوٹی بچی لگی جو گھر والوں سے دور رہ کے ان سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ روجہ آصف، اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم چلیں گے ضرور، ٹھیک ہے؟ ابھی آنسو نہ ابھی ابھی آنسو نہ بہیں۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے اس نے ساتھ لگاتے سمجھانا چاہا۔ کب تک چلے گا کام؟ اس کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگا۔ اتنی جلدی سو رہے ہیں آپ؟ اور مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ منہ بناتے بولی۔ میں نہیں کر رہی بند، اپنی سائڈ کی لائٹ آف کر کے سو جائیں۔ اچھا۔ وہ کتراتے اس سے الگ ہوتے ہوئے باقی روم کی لائٹس آف کرائی اور اپنی سائڈ کی ہلکی سی روشنی آن رکھی۔ عادات تبدیل ہو رہی ہے میری، وہ جتاتے ہوئے کہتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اپنی جگہ لیٹ گیا۔ اچھا یہ بتائیں میں کس ایج کے بچوں کا انٹرویو نوٹ کروں؟ وہ ہلکا سا کھلکھلاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ لیٹا تو وہ سونے کی نیت سے تھا، لیکن ابھی جو وہ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کر رہی تھی اس پہ جہانگیر بھی اسی کے ساتھ جاگا رہا، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کوئی نہ کوئی سوال کرتی جس پہ وہ آنکھیں مشکل سے کھولتا جواب دیتا۔ اسی اثنا میں 10 بج گئے تھے۔ حیام بس، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس کے اگلے سوال پہ وہ بے بسی سے ذرا سختی سے بولا تو حیام کے ہلتے لب وہیں ساکت ہوئے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 10:15 ہو رہے تھے۔ اسے اب واقعی احساس ہوا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس نے جہانگیر کو جگا کے رکھا تھا۔ سوری، گڈ نائٹ، وہ کھل کے ہنستی اس کو جلاتی ہوئی اپنا کام ختم کرتی اس کی جان چھوڑ گئی۔ آج کام نہیں ہوا باس، موبائل فون کو کان سے لگاتا وہ دوسری طرفین کو بتانے لگا، جس پہ ایک بار پھر اس کا پارا ہائی ہوا۔ اور اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ وہ سرد لہجے میں غرایا تھا۔ صاحب بچی اسکول ہی نہیں آئی آج، وہ وجہ بتاتے خاموش ہوا۔ کیوں؟ پتہ نہیں جناب، گارڈ تو کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، شاید اسی وجہ سے۔ اس نے گارڈ کے منہ سے سنی ہوئی بات بتائی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ پتہ نہیں صاحب، اب یہ، وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ اسکول آئے کام ہو جانا چاہیے، مزید انتظار نہیں، وہ تنبیہ کرتا فون کاٹ گیا۔ صبح جہانگیر کے یونیورسٹی جانے کے بعد اس نے جلدی سے سارے کام نپٹائے۔
اپنے اور جہانگیر کے کپڑے سیٹ کر کے رکھے تاکہ جانے میں دیر نہ ہو۔ آج جمعہ تھا تو دونوں کو صنم کے گھر جانا تھا۔ جانا تو ڈنر پہ تھا لیکن انہوں نے جلدی آنے کو کہا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہوئے جہانگیر کو وقت لگ جانا تھا، پھر جمعے کی نماز بھی، تو اتنے میں اس نے سوچا کہ پاس پڑوس میں ہو آئے تاکہ بچوں سے تھوڑا انٹرویو بھی ہو جائے۔ ابھی تک تو وہ آ گئے ہوں گے۔ ابھی جہانگیر کے یونیورسٹی سے آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو شال وغیرہ اوڑھتے وہ 2-3 فلیٹ چھوڑتی ایک فلیٹ کے باہر کھڑی بیل بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک درمیانی عورت نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، میں حیام عاصم، آپ کی نیبر، کیسی ہیں آپ؟ ایکچولی وہ جھجک کے اپنا تعارف کرواتی بتانے لگی تو وہ بول اٹھی، مسز عاصم جہانگیر۔ انہوں نے مکمل نام پوچھتے جاننا چاہا۔ ہائے کتنا پیارا لگتا ہے مسز عاصم جہانگیر سننا، وہ دل میں سوچتی مسکرائی۔ جی وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جہانگیر نے صبح بتایا تھا کہ تمہیں بچوں سے کچھ اسٹڈی کے بارے میں انٹرویو کرنا ہے، آ جاؤ اندر، تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ وہ خوش اسلوبی سے کہتی اس کو اندر آنے کا راستہ دیتی پیچھے ہٹی تو دل ہی دل میں ایام نے جہانگیر کو داد دی، یعنی وہ جانتا تھا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گی، تبھی بتا گیا ان کو۔ ایک رجسٹر اور پین اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان آنٹی کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا کالج جاتا تھا جو تقریباً 17 سال کا تھا اور ایک بیٹی جو 9ویں جماعت میں تھی۔ ان سے سوال جواب کرتے حیام کو بہت مزہ آیا۔ وہ مختلف طریقے ان سے پوچھتی کہ کس طرح سے وہ اپنا کام یاد کرتے ہیں یا یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آنٹی نے زبردستی اسے چائے پر بھی روک لیا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائے کیونکہ جہانگیر شاید اب جمعے کی نماز پڑھ کے بھی واپس آ گیا ہو۔ ان سے مشکل سے اجازت لیتی وہ جلدی سے گھر آنے کو لپکی۔ گھر واپس آئی تو جہانگیر شاور لے کے چائے پینے میں مصروف تھا۔ جلدی نہیں آ گئی آپ؟ اس کے آتے ہی جہانگیر نے طنز کیا، جس پہ وہ بالکل تھوڑا سا نادم ہوئی۔ نہیں، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہہ کے کمرے میں گئی۔ جہانگیر اس کے آتے اپنی چائے ختم کرتا خود بھی اٹھا اور تیار ہونے چل دیا کیونکہ ارتسام کی ایک بار کال آ چکی تھی۔ یہ نہیں پہنو۔ جلدی سے وہ شاور لیتی واپس روم میں آئی اور اپنا کبرڈ کے ساتھ ہینگ کیا ہوا سرمئی رنگ کا ڈریس پکڑنے لگی تو اس نے فوراً سے منع کر دیا، جس پہ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اندر ایک بلیک کلر کا ڈریس ہے، وہ پہنو۔ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے عام انداز میں فرمائش کر دی، جس پہ وہ کبرڈ کا ایک پٹ وا کرتے اس میں سے ڈریس دیکھنے لگی۔ اس کے فریش ہوتے وہ خود تقریباً تیار کھڑا تھا۔ یہ والا وہ کالے رنگ کا ایک خوبصورت سا نفیس سا جوڑا تھا جس پہ کہیں کہیں سنہری موتی لگے تھے کڑائی کے ساتھ۔ یہ ڈریس جہانگیر ہی لایا تھا جب وہ شاپنگ پہ گئے تھے۔ اس کے پوچھنے پہ عاصم نے ہاتھ میں ٹائی پکڑتے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کو تو نہ پہنے آج فارمل لگتا ہے بندہ۔ ویسے اس کوٹ کی بھی ضرورت نہیں آپ کو، پہنتے تو ہے نہیں، نام کہیں ساتھ لٹکاتے پھرتے ہیں، وہاں جا کے بیچارہ کرسی پہ پڑا رہے گا، پھر بعد میں آپ کے بازو پہ سولی کی طرح لٹکتا رہے گا۔ اس کو ٹائی پہننے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ ٹوکنے کے ساتھ اس کے سیاہ کوٹ کو دیکھتی طنزیہ کہنے لگی، جس پہ ٹائی تو وہ واپس رکھ گیا لیکن اس کی اتنی لمبی بات پہ وہ گھور کے رہ گیا۔ اس دوران وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتی اس کو بیڈ پہ رکھتی چینج کرنے چلی گئی۔ یہ نہیں کوئی ڈارک ہڑبڑی میں چینج کرتے وہ واپس آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے جلدی سے 1-2 چیزیں لگاتے لپسٹک اٹھائی تو وہاں پہ بھی جہانگیر نے ٹوک دیا، یہ ڈارک ہی ہے۔ اپنے ہاتھ میں پنک کلر کا گلاس دیکھتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جہانگیر کے کندھے اچکانے پہ اس نے میرون شیڈ اٹھا کے ہلکا سا لگانے کے بعد اس پہ یہی پنک کلر کا گلاس لگا دیا۔ اب بالوں کو جلدی سے خشک کرتی بال بنانے لگی کہ یہاں بھی جناب نے ٹوکنا لازمی سمجھا، یا شاید وہ چاہ رہا تھا کہ آج اس کی پسند کا وہ تیار ہو۔ کھول دو ان کو، ابھی گیلے ہیں، بعد میں باندھ لینا۔ اس کی بات میں تھوڑا دم لگا تو جلدی سے آدھے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کر لیا۔ جہانگیر تو اپنی تیاری کے ساتھ بیڈ پہ ترچھا ہوتا یوں لیٹ گیا کہ اس کے پاؤں نیچے تھے اور خود وہ تکیے سیٹ کیے ٹیک لگا کے بظاہر موبائل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دھیان اس کا حیام کی طرف تھا جو اب ہلکی پھلکی جیولری پہن رہی تھی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ آئینے میں اپنی تیاری دیکھتی وہ خود سے بڑبڑائی تو جہانگیر نے براہ راست نظریں اس کی جانب مرکوز کی۔ کاجل نہیں لگایا؟ کتنے نوٹس کرا ہے نا اس بندے نے۔ جہانگیر کی آواز پہ وہ او ہاں کرتی کاجل اٹھا کے آنکھوں میں لگانے لگی۔ چوڑیاں وہ ایک اور چیز یاد کروانے لگا جس پہ وہ میچنگ سیاہ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ایک ہاتھ میں پہننے لگی، دوسرے ہاتھ میں لی جان کے دیے کڑے پہنے۔ میری سینڈل، بالوں کو پیچھے کمر پہ پھینکتے اس نے شیلف سے اپنا جوتا نکالا اور اس کے سٹیپ بند کرنے لگی۔ اب وہ مکمل تیار کھڑی تھی۔ میرا دوپٹہ، اپنا پیارا سنہری دوپٹہ عاصم کی ٹانگ کے نیچے دیکھتے وہ ایک دم چیخی تھی۔
उसने जल्दी से झुक के बेदर्दी से आसिम जहांगीर की टांग को पीछे किया और दुपट्टा उठाया। उसके झुकने पे आधे से ज्यादा बाल चेहरे की तरफ आ गिरे। आपको देख के बैठना चाहिए था ना। शुक्र है ठीक है। वो दुपट्टे को ठीक बगैर शिकन के देखती सुख का सांस लेती शिकवा करने लगी कि उसको मुकम्मल तैयार कील कांटों कील कांटों से लेस अपने सामने करीब खड़ा देखते आसिम साकित सा रह गया। उसके जज्बातों में जैसे रवानी सी बर्पा हुई और बगैर पलक झपके उसको तकता गया। लबों पे गुलाबी शरबती रंग देखते वो जैसे बेखुद सा होने लगा। चाहत और जज्बातों का समंदर जैसे गहरा तर होने लगा, जिसमें वो खुद को दुपट्टा दुपट्टा महसूस करने लगा। दूपटा डूबटा हो गई है। देखो यहाँ पे दुपट्टा लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही है, देखो। बहुत गलत गलत लिखा हुआ है इसमें यार। डूबता महसूस करने लगा। उठे, अब लेट हो रहे हैं। उसकी आवाज पे वो होश में आता खुद को संभालते उठा तो जैसे उसकी खुशबू ने हवास जगड़ ली है। दुपट्टे को देख के रो ऐसे रही हो जैसे हमारा बच्चा था मेरी टांग के नीचे। उसके होशरुबा हुस्न से नजरें चुराता वो साइड पे होता बड़बड़ाया तो उसकी बात सुनते हयाम छटपटा गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात भी करेगा। वो बुरी तरह ब्लश करती दुपट्टा खुद पे ओढ़ती बगैर जवाब दिए बैग में चीजें देखने लगी। उसको गुलनार होते देख जहांगीर को एहसास हुआ कि वो खुद को संभालते क्या कह गया था, लेकिन खैर उसके कतराने पे वो मुतबस्सिम हुआ। एक बात तो बताएं। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी को उसकी आवाज ने तोड़ा, जिस पे उसने इजाजत दी पूछने की। मुझे अभी भी याद है आपका पहला दिन यूनिवर्सिटी में। आपने जब अपना तारुफ करवाया था तो कहा था कि आपका नाम आसिम मलिक है, लेकिन आप तो खान हैं। आज सुबह अचानक ज़हन में आने वाला सवाल वो उससे पूछ बैठी, क्योंकि घर में भी कोई नहीं था ऐसा जिसके नाम के साथ मलिक हो। मेरा नाम तो आसिम जहांगीर ही है, लेकिन मलिक मुझे अच्छा ऐसे ही आसिम के साथ अच्छा लगता, तो कभी कभी यूं ही शौकी गहरी मुस्कान लिए उसको बताने लगा तो उसका फजूल शौक सुनते वो हैरत में गर्क हुई। उसे लगा शायद वो वाकई अलग हो, लेकिन यहाँ जनाब शौक में ये नाम रखे हुए थे। ये क्या बात हुई भला? खान इतना अच्छा लगता वैसे ही, और आप खामोखा में मलिक लगाए बैठे हैं अपने नाम के साथ। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि उसका ऐसे खान के बजाय मलिक कहना। आसिम जहांगीर खान दिल में नाम लेती वो खुद ही में मुस्कुराने लगी। कितना रोब था उसके नाम में। मुझे तो नींद आ रही है। कुछ लम्हे बाद वो ऊँघते हुए कहने लगी। वाकई खामोशी से उसको नींद आने लगी थी। बस पहुंच गए हैं 5 मिनट में। एक जगह गाड़ी रोक के बगैर उसे कुछ बताए उतरा। हयाम ने बाहर देखा तो वो बुके ले रहा था। गाड़ी में वापस बैठते उसने गुलाब के फूलों का गुलदस्ता हयाम की झोली में रखा और खुद ड्राइव करने लगा। खूबसूरत है बहुत। वो नरमी से उनको छूती हुई तबसरा करने लगी। तुम्हें चाहिए? जहांगीर ने सरसरी सा एक नजर देखते पूछा। नहीं। हयाम उसकी बात पे चौंकी थी, लेकिन फौरन से नफी में सर हिलाया। भला ये कोई पूछने की बात है कि तुम्हें चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए भाई। दिल में उसको कोसती बाहर देखने लगी, जिसने उसके इनकार पे दोबारा पूछा भी नहीं था। वो वाकई 5 मिनट में उनके घर के गेट के बाहर खड़े थे। सनम की अम्मी तो दोनों को एक साथ देखती निहाल ही हो गई। उनको लगा था कि जिन हालात में हयाम की शादी हुई है शायद ही वो सब कबूल कर पाती, लेकिन अभी उनको मुस्कुराता देख वो दिली मुतमईन हुई थी। आ जाओ बेटा, तुम्हारे अंकल भी इधर ही हैं, अरतसाम के साथ। जहांगीर के सर पे प्यार करती हाल अहवाल पूछने के बाद उसको ड्राइंग रूम में लाई, जहाँ अरतसाम और सनम के बाबा पहले से मौजूद थे। उनको खुश अखलाकी से सलाम करता साथ ही बैठ गया। हयाम सनम की अम्मी से मिलके इधर सबके साथ ही ड्राइंग रूम में बैठ गई। जहांगीर के साथ उसकी बीवी की हैसियत से वो पहली बार आई थी किसी के घर, तो फिक्री झिझक थी। थोड़े पल सरके तो सनम भी उनके दरमियान आ गए और उन्हें लवाजमात सर्व करने लगी। माशाल्लाह, अल्लाह दोनों को खुश रखे, एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। अम्मी ने दिल खोल के तारीफ की तो सब मुस्कुरा दिए। शुक्रिया आपका। जहांगीर ने हल्के से मुस्कुराते तारीफ वसूली। मर्द अपनी बातों में मसरूफ हो गए तो सनम हयाम से बातें करने लगी। अम्मी उठ के किचन में चली गई कि खाने को देख लें। तुमने असाइनमेंट भेज दी इन्हें? बातों बातों में हयाम ने सनम से पूछा तो वो बुरे मुंह बना गई। तुम्हें आज भी ये याद थी? उसे जैसे नागवार गुजरा। बताओ ना, क्या तुमने मेल कर दी इन्हें? वो फिर से इस्तफसार करने लगी। हाँ, भेज दी थी, कल ही सबमिट करवाई है मैंने। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन थकाने वाला काम था। वो कुछ खुशी से कुछ अफसरदगी से कहने लगी। यार, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो पता ही नहीं था। उसके असाइनमेंट का सुनते वो जैसे रो देने को थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सका उसने कोशिश की थी कवर करने की। मुझे लगा तुम्हें बता देंगे बाद में। क्या उन्होंने नहीं बताया था?
सनम हैरत से पूछने लगी, उन्होंने बताया नहीं, मुझसे डायरेक्ट असाइनमेंट मांगी थी जो मुझे मालूम ही नहीं थी। वो नाक मुंह चढ़ा के बोली, जिस पे सनम एकदम से खिलखिला उठी। तो अब क्या करोगी, कल तो लेक्चर है आप जनाब के शौहर का। सनम ने जांचते हुए कुछ शरारत से पूछा। कुछ तो हो गई, लेकिन वो काफी नहीं, आधी भी नहीं है। वो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, और ना ही ये घर में मौजूद थे कि मैं उनके साथ कहीं चली ही जाती। वो आहिस्ता से बताने लगी। खाने का वक्त हुआ तो उन दोनों ने मिलकर सनम की अम्मी की मदद की और टेबल पर चीजें रखी। उन्होंने लाख मना किया हयाम को काम करने से, लेकिन उसने ये कह के इनकार कर दिया कि वो अपने ही घर में मौजूद है, तो उसे रोके ना। हम्म, खाना बहुत मजे का है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर ने खाने के दौरान दिल से तारीफ की। अरे शुक्रिया की बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, वैसे भी तुम्हारा ही ससुराल है मेरी तरह। अरसलाम ने मुस्कुराते कहा तो सब हल्का सा हंस दिए। उन दोनों की वैसे भी असमान की शादी से बन गई थी, तो कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं थी। ससुराल? जहांगीर ने नासमझी से हयाम को देखा। हॉस्टल से बंक मार के यहाँ होती थी आपकी मिसेज, हफ्ते में 4 दिन। तो ये उनका मैका ही हुआ। अरसलाम ने शरारत से कहा तो हयाम गड़बड़ा गई। ऐसी बात नहीं अरसलाम भाई, मैं कब हॉस्टल से बंक मारती थी, ये आपकी मिसेज ही लाती थी मुझे धक्के से। हयाम बुरा मुंह बनाते हुए बोली, जिस पे जहांगीर भी मुस्कुरा उठा। साथ ही नामहसूस अंदाज में उसने टेबल के नीचे से उसे छेड़ा, जिस पे वो चटपटा उठी। या शायद गलती से उसका हाथ लगा था उसे। ये तो ठीक कहा कि हयाम का अपना घर है ये, लेकिन मेरा शिकवा ये है कि शादी के बाद एक बार भी इसने चक्कर नहीं लगाया घर का। अम्मी ने लगे हाथों ही हयाम से शिकवा भी कर डाला, जिसपे वो वाकई शर्मिंदा हुई। असल में आंटी मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, वरना इसे ले आता। आज सुबह भी मुझसे कह रही थी कि घर का एक चक्कर लगा आए। ये शिकवे तो आपकी बेटी को भी मुझसे बहुत है कि मैं टाइम नहीं देता घर को। हयाम की शर्मिंदगी देखते उसने खुद बात कही तो वो समझ के सर हिला गई। हाँ बेटे, शादी के बाद तो मसरूफियात भी बहुत हो जाती हैं इंसान की खुद ब खुद। बीवी की जिम्मेदारी, फिर 1-2 साल बाद बच्चों की जिम्मेदारियां शामिल हो जानी है, तो कहाँ फुर्सत मिलनी है किसी काम की। बस अल्लाह तुम सबको खुश रखे और कामयाब करे। उन्होंने मोहब्बत से देखते कहा तो जहांगीर मुस्कुराता खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। आमीन, उनकी दुआ पर सबने आमीन कहा। ये बस मुझे आपने निकम्मी बेटी दे दी है। इन सब में माहौल को मजीद खुशगवार करने को और सामने शरारत से कहा, जबरदस्ती ली है आपने। वो भी जता के बोली। एक पल को तो जहांगीर के सामने ऐसी बात पे वो हड़बड़ा गई कि वो उसका सर था, और उनके सामने भी छेड़ने पे बात नहीं आ रहे थे। हाँ तो मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, अभी भी पास ही हो। वो भी इतराता हुआ कहने लगा, जिसपे वो सबके सामने ब्लश कर गई। हयाम उसको मुस्कुराती नजरों से देखती दिल में दुआ देने लगी। हम्म, लॉन में क्यों जा रहे हैं सब, सर्दी बढ़ रही है, अंदर आ जाएं, चाय बनाती हूँ मैं सबके लिए। मर्द हजरात को बाहर लॉन में जाता देख रजिया बेगम सनम की अम्मी ने टोका, तो सबने बताया कि ऐसे ही टहलने निकलने लगे हैं, थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, तब तक चाय चाय तैयार रखें। तुम हयाम को कंपनी दो, मैं चाय लाती हूँ बना के। वो सनम को कहती किचन में गई तो सनम हैरान होती हयाम को देखने लगी, जो खुद भी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, सनम की शक्ल देखते हयाम ने हंसते पूछा। ओ, ओहो, आज तो मुझे भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, वैसे मासी बना के रखा हुआ था। वो शरारतन कहती उसको अपने साहब का कमरे में ले गई। असाइनमेंट का क्या करना है अब तुमने, बेड पे बैठ के सनम ने आबरू उचकाते पूछा, जिसपे वो कंधे उचका के कि क्या कह सकती। वैसे एक आइडिया दूं मैं, बच जाओगी। सनम अब अचानक से चालाकी से मुस्काई, जिसपे वो मुतजस्सिस हुई। हाँ बताओ, वो आंखों में चमक लिए बोली। इधर आओ, कान करीब लाओ अपना। सनम दांत निकालती उसको पास बुलाती हुई बोली, तो हयाम फौरन आगे हुई। उसकी बात सुनते हयाम की आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती गईं, जबकि रुखसार पल में अनारी हुए। ये कैसा आइडिया है, बदतमीज दफा हो। उसकी दो मानी बात सुनते वो घबरा के कहती पीछे हुई, जिसपे सनम का जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा। यार कसम से बड़ा काम करेगा, ऐसे तुम्हें असाइनमेंट माफ करेंगे जैसे दी ही नहीं थी। सनम चुटकी बजाती हंसती हुई उसकी सुर्ख शक्ल देखती कहते लोटपोट होने लगी, जबकि वो सोचती मजीद हया से सुर्ख पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। और झरझरी लेती सटपटा के मना कर गई, जिसपे सनम मजीद हंसती चली गई। बस करो अब, मुझे वाकई अब शर्म आ रही। हयाम लाचारगी से बोलती अपने रुखसारों पे हाथ रख गए जो तब उठे थे। अच्छा चलो ठीक है, वो गहरा सांस भरती अपने आप को संभालती हुई सीधी बैठी। वैसे जिस तरह तुमने मेरी बात पे रिएक्ट किया, कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई उनसे। उसने खोजते हुए कुछ पल बाद फिर से उसे छेड़ते पूछा, जिसपे वो चौंकी। मोहब्बत? वो खुद भी जैसे अनजान थी कि क्या वाकई ऐसा था।
हाँ ना, सनम ने जोश से सर हिलाया। पता नहीं, कभी गौर नहीं किया। हयाम आहिस्ते से कहती नाखून से बेडशीट को खरोचने लगी। तुम्हें क्यों पता नहीं? तुम्हें याद नहीं? तुमने खुद कहा था कि अभी तुम्हें ऐसे मोहब्बत किसी से नहीं हुई कि तुम किसी के जिक्र पर सुर्ख पड़ जाओ। वो उसको अपनी और उसकी होने वाली पुरानी बातें याद दिलाने लगी। हाँ, कहा तो था, मैंने गौर नहीं किया कभी कि मैं कभी सुर्ख हुई हूँ। वो इनकार करती हंसती कंधे उचका गई। तुमने गौर भी क्यों करना है जब तुम्हारी आंखों आंखें सब बता देती हैं। मैंने गौर किया है। वो मजे से बताती उसके करीब हुई तो हयाम की धड़कन बेतरतीब हुई। क्या? वो पूछे बगैर न रह पाई। आसिम भाई जब जब बात कर रहे थे तुम दोनों के बारे में तब तब तुम सुर्ख पड़ती थी। और देख तो तुम उन्हें ऐसे रही थी जैसे कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। तनम मजे से उसके तासुरात उसके सामने रखते बताने लगी जबकि हयाम आंखें फैलाए बस उसी को देखे गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे मोहब्बत हो गई। वो आंखें सिकुड़ती उसको कहने लगी, मतलब मैं बता भी नहीं रही, मैं तो हकीकत वादा कर रही हूँ कि मिसेस हयाम आपको अपने मिस्टर से मोहब्बत हो गई है। सनम कहती बेड पे लेट गई और हयाम के तासुरात देखने लगी। अब ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम आज अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लो, फिर देखना सुबह की असाइनमेंट कैंसिल। सनम फिर से शरीर होती उसको मशवरे से नवाजने लगी जिस पर हयाम अब वाकई चिढ़ती हुई उसको गुस्से से देखने लगी। क्या फजूल के मशवरे हैं तुम्हारे? वो उसको घूरती हुई बोली और साइड टेबल से रजिस्टर उठाती ऐसे ही देखने लगी। मुझे यकीन है तुम यही हरकतें करती होगी इत्तेसाम भाई पर डोरे डालने के लिए। हयाम ने अफसोस से उसे देखते कहा तो वो खिलखिला उठी। ऑफ कोर्स बेबी। वो आंख दबाती ढिठाई और शर्म से कहती कहका लगा उठी। इन पर डोरे डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे वो पहले ही डोरे डाले हुए थे। अपनी तरफ से वो बोंगी सी बात बनाती कहने लगी जिस पे अब की बार हयाम का कहका गूंजा। इतना ऊंचा नहीं हंसते लड़कियों। कमरे में आती रजिया अम्मी की आवाज पे वो दोनों संजीदा हुई, लेकिन लबों पे शरीर मुस्कुराहट अभी भी बहाल थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हयाम को देखते उन्होंने कहते चाय की ट्रे दरमियान में रखी और उसका माथा चूमा। जहांगीर बहुत संजीदा सा है ना, या फिर मुझे ही पहली मुलाकात में ऐसा लगा? उन्होंने थोड़ा झिझक के पूछा। अरे अम्मी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। यूनिवर्सिटी में तो वो एकदम सड़े हुए सर के नाम से मशहूर हैं। पता नहीं शादी पे कैसे मान गए। सनम ने शोखी से कहा तो हयाम ने आंखें दिखाई। वो संजीदा ही है आंटी, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो सनम कह रही है कि वो सड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले हैं। हयाम इतरा के बताने लगी तो सनम ने उसके बदलते रंगों को देखा। अभी कल परसों खुद उसे सड़े हुए कह रही थी और आज उसकी माँ के सामने कैसे तारीफ कर रही थी अपने मिजाजी खुदा की। बस अल्लाह अब ऐसे ही खुश रखे और नेक औलाद से भी नवाजे, आमीन। उन्होंने दिल से दुआ दी जिसपे हयाम के साथ साथ सनम ने भी आमीन कहा। देखा कैसे आमीन कहा इतने बच्चे वाली बात पे। सनम ने फिर से चुटकुला छोड़ा तो हयात चटपटा उठी जबकि अम्मी ने सख्ती से घूरा। केस का क्या बना अब तक? सनम के वालिद ने पूछा। अभी वो घर से कुछ फासले पे बने एक पार्क की पाथ पे चलते आहिस्ता से कदम उठा रहे थे। एहतसाम ने लॉन्ग कोट पहन रखा था जबकि जहांगीर ने भी अपना कोट आज खिलाफ तवक्का पहन रखा था और हयाम की बात को गलत किया कि वो ऐसे ही सूली की तरह लटकता रहेगा। केस का क्या होना अंकल? वही तारीख दे दी उन्होंने फिर से। हालांकि ये एक सुनवाई का मामला था, बस जाने क्यों उसको लटकाए जा रहे हैं। और अब एक नया हिस्सा आ गया है अंदर, वो जो फरहाद से झगड़ा हुआ था। जहांगीर ने अफसरदगी से बताया तो उन्होंने पुरसोच होते सर हिलाया। फरहाद का क्या मामला है इसमें? वो तो वैसे भी घर नजर ही नहीं आता, जाने कहाँ अपने आवारा दोस्तों में फिरता रहता। सनम के वालिद साहब ने नकोच से सर झटकते कहा। अंकल, इसमें कसूर कसूर उन आवारा दोस्तों का नहीं है, फरहाद का खुद का कसूर है। वो पढ़ा लिखा इंसान है, अपने अंदर समझ बूझ रखता है, लेकिन उसका दिल अब इन कामों में लग गया है कि उसका दिल राजी नहीं होता, ना ही उसका दिमाग इन फजूल कामों से थकता है। क्या पता वो आवारा दोस्त खुद अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होंगे। जहांगीर साथ चलते आराम से कहने लगा। हाँ ठीक कहा, उसके दोस्त खुद अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बस इसी ने खुद को बिगाड़ लिया है। अल्तसाम ने भी तायद की बात की। वो आजकल हमारी गुल की बेटी के पीछे है। जहांगीर ने उनकी पहली बात का जवाब दिया जिस पे वो चौंक उठे। वो क्यों उसके पीछे है? उन्होंने हैरत से पूछा जिस पे वो तमस्खुर से हंस दिया। उसके अंदर मरे हुए बाप की अचानक से मोहब्बत जाग उठी है जिस पे वो तड़प रहा है। जहांगीर ने तंज किया। और वो मारने वाला किस्सा? उन्होंने फरहाद को पीटने वाले वाकये की तरफ तवज्जो दिलाई। वो अमाद के आदमी थे, दुआ को वो रोज ट्रैप करने पहुंचता था जिस पे आदमियों ने उसकी ठिकाई कर दी। उसने ये बात जैसे चस्का लेते बताई। कैफ कैसा है अब? इस सब में अर्तसाम ने कैफ के बारे में पूछा जिस पर सनम के वालिद तो खूब चौंके, लेकिन जहांगीर के तासुरात हनूज बरकरार थे। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया उसने काफी। मैं जल्द ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट का अरेंज करने वाला हूँ, उसने खुशी से बताया। तो सनम के वालिद साहब ने ये माजरा जानना चाहा। तो कैफ की हालत को क्यों छुपाया?
सारी बात जानते उन्होंने हैरत से ज़हन में पनपता सवाल दागा। ये हमला फरहाद ने करवाया था। पहले मुझे लगा था कि ये अकबर आज़म की हरकत है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता था कि वो इतना गिर सकते हैं। अपने दोस्त की मदद से मुझे ये मालूम हुआ कि वो आदमी फरहाद के भेजे हुए थे, और मैं नहीं चाहता कि ये मामला कोर्ट तक जाए, क्योंकि अकबर आज़म को इस बात का इल्म नहीं। मैं इस केस को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाह रहा, बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का मस्बत फैसला हो, तो मैं अपने वालिद की ज़मीन पे उनका ख्वाब पूरा होता देखूँ। कैफ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फिर वो खुद इतनी ताकत सकत रखेगा कि फरहाद से निपट ले। हम तो वैसे भी उसके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर ने कुछ संजीदगी से कुछ मुतबस्सिम होते कहा तो वो उसकी बात पे आमीन कह उठे। उन्हें ये जान के वाकई हैरत हुई कि फरहाद ने ये हमला करवाया, और मजीद हैरत इस बात पे कि जहांगीर जानता था कि किसने हमला करवाया। अल्लाह तुम सबको तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। जहांगीर का कंधा थपकते कहा तो साथ ही वापसी की राह ली, क्योंकि उन्हें यहाँ वक्त काफी हो गया था आए। आप लोगों को का पता नहीं, मेरी बेगम इंतजार कर रही होगी मेरा। सनम के वालिद ने अब की बार शरीर होते कहा तो वो दोनों पहले चौंके, फिर कहका लगा उठे। मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि जो मेरा इंतजार कर रही है उनके वालिद साहब मेरे साथ हैं अभी। अरतसाम आंखों में शरारती चमक लिए चहका, और मेरी बेगम शुक्र कर रही होगी। जहांगीर की आवाज में लाचारगी महसूस करते अब की बार बाकी दोनों का कहका बेसाख्ता था। एक पुरलुत्फ रात उन्होंने सनम की फैमिली के साथ गुजारी और तकरीबन 10:30 बजे वहां से रुखसत हुए। जहांगीर को सनम की छोटी सी फैमिली बहुत भाई थी। वहां से निकलते उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी और दोबारा आने की तलकीन भी की। कमरे में बैठे वो अच्छे खासे माहौल में बैठी थी। अब अचानक इतनी पुरसुकून माहौल से उठ के बाहर निकली थी तो अंदर तक कांप उठी थी। हड्डियों तक को सर्दी छू रही थी जैसे। अपने आप को अच्छे से शॉल से लपेटे वो गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर में गाड़ी में सर्दी भी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हयाम पे कपकपी तारी थी। अब उसकी नज़र उसकी सीट की पुश्त पे लटकते कोट पे थी। ले लो हयाम, उसको बार बार कोट को देखता पाके जहांगीर ने कहा। हयाम को लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो संजीदा से ड्राइव करने में मसरूफ था। उसके कहने पे हयाम ने बगैर कोई झिझक के उसका कोट उतार के आगे की तरफ से खुद को कवर कर लिया। सिगरेट पिया है आपने? कोट से सिगरेट की स्मेल आने पे वो पूछने लगी, और झुक के एक बार फिर कोट में सांस भरी। सर्दी थी ना। उसने अपनी वजह बयान कर दी, जिसपे वो घूरती रह गई। अभी तो हम डिनर करके आए हैं, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रुकते देख उसने उलझन से पूछा, क्योंकि रात भी काफी हो रही थी, ऊपर से सर्दी का बहाव भी तेज था। आओ। उसकी बात को नजरअंदाज करते उसकी साइड का डोर खोलते बाहर आने का इशारा किया। एक पल तो वो ऐसे ही उसे देखती रही, फिर सर्द आह भरते बाहर आई, अपनी शॉल समेटते उससे कदम मिलाते अंदर चल दी। मुझे नहीं खानी, मैं थक गई हूँ, घर चले। उसको ऑर्डर देते देख वो सरत से इनकार कर गई कि आगे वो ठंड से सिकुड़ रही थी और ऊपर से मजीद सर्दी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी खा लो, थकन घर जाके उतर जाएगी। नॉर्मल अंदाज में कहता उसके चेहरे को देखने लगा। बिलाशुबा वो उसको आज बेहद प्यारी लग रही थी, उस सुनहरी काले रंग में। कुछ सर्दी की ज्यादती भी उस पर तारी थी कि उसके गुलाबी रुखसार मजीद गुलाब बिखेर रहे थे। वो बेजारियत से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि अभी आइसक्रीम खाने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। 2 मिनट बाद ही उनका ऑर्डर आ गया। वेटर सर्व करता वहां से जा चुका था। खाओ। अपनी आइसक्रीम उठाते उसने हयाम को इशारा किया। सर्दी लग रही है, वो बेबसी से कहती आहिस्ते से एक एक चम्मच करके खाने लगी। जहांगीर आइसक्रीम खत्म करता फुर्सत से उसको देखने लगा, जो खा कम रही थी और उसकी नजरों से कंफ्यूज ज्यादा हो रही थी। चलें। फिर आखिर वो छोड़ती उठने को थी। मुकम्मल खत्म करो इसको। अभी उसकी आधी से ज्यादा पड़ी थी तो हयाम को उठता देख जहांगीर ने फोर्स किया। बस अब चलें, मैं थक गई हूँ, वो मुंह बनाते बोली तो जहांगीर मुस्कुराता उठा। पेमेंट करते वापस गाड़ी में बैठा तो हयाम उसके बैठने से पहले घुसी गाड़ी में। बस भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के एपिसोड हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।